लास्ट पार्ट में हमने देखा था जे कनिशिरो के साथ रेस जीत जाता है एंड कनिशिरो माउंजो की पूरी स्टोरी बताती है। नेक्स्ट सीन रात का था जहाँ टीजे डॉम हैरी सारे सोए हुए थे, बट हैरी के खराटों की आवाज सुन के टीजे परेशान हो जाता है और उसे नींद ही नहीं आती। पर ये सब लोग यहाँ क्यों सो रहे थे? वो इसलिए क्योंकि हैरी ने जब रेस में अपनी जैकेट उतारी थी तो जैकेट में होटल रूम की चाबी भी थी एंड वो कहीं खो गई। अब हैरी एंड नोआ पे रहने की कोई जगह नहीं थी तो मोमोको चान दोनों को अपने आश्रम में रहने को कहती है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का था एंड मोमोको चान सबको ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है। ब्रेकफास्ट का नाम सुन के टीजे डॉम हैरी सब फट से उठ जाते हैं, बट नोआ तो घोड़े बेच के सोई हुई थी और उठने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन मोमो के बार बार उठाने पे नोआ जैसे तैसे उठ जाती है। दूसरी तरफ सैली जे को उठाती है और सैली को देख के जे को रेस वाला सीन याद आता है जब वो बेहोश हो गया था। जे कहता है, हे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। सैली कहती है, प्रॉमिस मी तुम दोबारा ये नहीं करोगे, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। साथ ही स्माइल करके सैली कहती है, वैसे यहाँ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम अकेले वेकेशन में आए हैं? जे कहता है, हाँ सही कहा। उसी वक्त सैली जे को किस करने बढ़ती है पर तभी नोआ धड़ाम से दरवाजा खोल के कहती है, हाँ है मेरा खाना। सैली और जे दोनों शॉक हो जाते हैं। वहीं मोमो चान नोआ को धक्का देके कहती है, नहीं मैम यहाँ नहीं, ये रूम नहीं है, आप जल्दी होश में आ जाओ। साथ ही जे एंड सैली को सॉरी कहते हुए मोमो कहती है, माफ करना, आप लोग कंटिन्यू करो एंड जब हो जाए तो ब्रेकफास्ट करने आ जाना। सैली कहती है, वेट ये क्या था? खैर हम जल्दी से किस करके ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। सैली वापस किस करने जाती है और तभी नोआ फोन से उनकी पिक्चर्स लेते हुए कहती है, क्या होगा अगर मैं ये पिक्चर ओवन को भेज दूं? आई बेट तुम्हारे डैड एंड प्रिंसिपल को भी ये पता लग जाएगा। सैली गुस्से में नोआ के पीछे भागती है, हरामखोर डिलीट कर उसे जल्दी, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? नोआ कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर मैंने ये ओवन को भेज दी तो तुम्हें क्या लगता है ओवन कितने जल्दी जापान आएगा? दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन ब्रेकफास्ट का था एंड इतना सारा खाना देख के डॉम के होश उड़ गए थे। लेकिन नोआ और सैली अभी भी पिक्चर डिलीट करने पे लड़ रहे थे। सिमानो मोमो से पूछता है, हे मोमो को कनिशिरो किधर है? मोमो कहती है, आई गेस वो ऑनसन में है, उन्होंने कहा उन्हें थकान है। ऑनसन सुन के टॉम और टीजे दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। क्या मोमोको ने अभी क्या कहा? तनिशिरो ऑनसन में है? व्हाट द हेल? दोनों चिल्लाते हैं, मुझे भी ऑनसन जाना है। नोआ कहती है, वेल जापान आके ऑनसन नहीं गए तो क्या ही किया। हैरी कहता है, ये ऑनसन क्या है? क्या वो चिकन से बेटर है? वहीं टीजे स्माइल करते हुए सोच रहा था, फाइनली मेरी टॉप 3 एनिमे ड्रीम्स पूरी होने वाली है। नेक्स्ट हम कनिशिरो को देखते हैं जो ऑनसन में रेस्ट कर रही थी। इसी बीच दूसरी तरफ विनी नॉन स्टॉप अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन घोस्ट क्रू के बाकी मेंबर्स को ताश खेलते देख विनी कहता है, ये चल क्या रहा है? बंद करो ये सब इससे पहले कि मैं ये टेबल तोड़ दूं। सामने लड़का कहता है, हे कम ऑन मैन, हम अपना माइंड फ्रेश कर रहे हैं, ये भी एक तरह से ट्रेनिंग का पार्ट है। विनी कहता है, मैंने कहा बंद करो ये सब, ये कोई कसिनो नहीं चल रहा। तभी एक लड़का भागते हुए आता है, गाइस गाइस क्या तुमने देखा हमिंगबर्ड क्रू की न्यू वीडियो? सब हैरान हो जाते हैं, हमिंगबर्ड क्रू की न्यू वीडियो क्या मतलब? लड़का कहता है, उन्होंने जापान के कजुमा क्रू को हरा दिया। घोस्ट क्रू के सारे लड़के शॉक हो जाते हैं। क्या क्या तुम जापान के टॉप केरिन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है, मुझे भी दिखाओ। हमिंगबर्ड ने जापान के बेस्ट क्रू को हरा दिया। रियली? विनी को कोई आइडिया नहीं था कजुमा क्रू कौन है, सो वो बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर ये वीडियो देख के बिल्कुल शॉक्ड था। नेक्स्ट इन जापान में ऑनसन का था जहाँ टीजे मेल्स एंड फीमेल्स का अलग ऑनसन देख के दुखी हो जाता है। क्या ये कोएड बास नहीं है? डैम इट, आई गेस एनिमे और रियल लाइफ दोनों अलग हैं। मैं फालतू में ही एक्साइटेड हो रहा था। पीछे से डॉम आके कहता है, क्या बड़बड़ा रहा है बे, चल जल्दी से रेडी हो जा, मैं तो इस टीम बात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सबको नंगा होते देख डीजे कहता है, कहाँ से 18 प्लस रेटेड होता तो यहाँ केलों का मेला नहीं लगना था। वहीं डॉम जे से पूछता है, हे क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है? जे कहता है, नहीं मैं बस सोच रहा था लीग ऑफ स्ट्रीट अभी स्टार्ट हुआ है, अब हमारी रेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसर से होगी। डॉम कहता है, तूने सही कहा, बट अभी उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, हमें बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। लेट्स डू इट आवर वे, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना होगा, स्पेशली उन लोगों को हमें क्रश करना होगा। उसी वक्त पीछे से टीजे चिल्लाता है, अब तुम लोग नंगे होके कर क्या रहे हो, चलो जल्दी। और तभी हैरी उसे टक्कर मार के कहता है, ओए मंकी हट जा सामने से। टीजे हैरान हो जाता है, और बहन तुझे क्या लगता है तू बड़ा है तो कुछ भी बोलेगा? पर अचानक उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो शॉक हो जाता है, डैम इसका तो सब कुछ बड़ा है। हैरी भी स्माइल करके कहता है, समझ आया, चलो अब हट सामने से। और तभी साइड से जे आता है, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? और जे को देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। व्हाट द हेल, किंग जे, ये तो किंग है। हैरी पागल होकर जोर से चिल्लाता है, हरामखोर क्या तूने यहाँ भी ड्रग का इस्तेमाल करा है? पीछे डॉम और टीजे भी सदमे में थे। कुछ देर बाद ऑनसन में तीनों साइड से जे को देख के बहुत जेलस थे। टीजे सोचता है, पहले इसने मुझे बाइक में हराया, फिर गर्लफ्रेंड बनाने में, और अब मेरी मर्दानगी में भी हरा दिया, ये लाइफ कितनी बेकार है। जे उन्हें देख के कहता है, गाइस तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास के ही दूसरे ऑनसन में नोआ, सैली और कनिशिरो नहा रही थी। नोआ कहती है, शायद तुम्हें चोट की वजह से सच में बाइकिंग छोड़ देनी चाहिए, तुम बिल्कुल कचरा हो। कनिचिरो कहती है, अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें भी बाइकिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम कचरे की बराबरी नहीं कर पाई। नोआ चिल्लाती है, ए क्या तुम्हें पता भी है मेरी टीम को मैंने अकेले कैरी किया है, अगर तुम पे हिम्मत है तो तुम इन एमेच्योर के साथ मिलके रेस करके दिखाओ। है हिम्मत? नोआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है,
बट कनिशिरो उसे इग्नोर करते हुए सेली से कहती है, हे तुम लोग जल्दी कोरिया वापस जाने वाले हो, राइट? क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? सेली कहती है, हाँ सबने बहुत मेहनत करी है, आई गेस हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज लॉन्ग एज जे की बाइक ठीक हो जाए। नोआ कहती है, वेल तुम्हारी तो बाइकिंग बस हॉबी है, राइट? क्योंकि तुमने अब तक एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी और तुम बातें भी ऐसी कर रही हो जैसे टूर्नामेंट सिर्फ बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए नहीं। तुम भी तो एक टीम मेंबर हो, है ना? या फिर तुम बस चीयर करने के लिए उनके साथ हो? क्योंकि तुम उन सबके लेवल के आसपास भी नहीं हो। इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, स्टेमिना सब तुमसे काफी आगे निकल चुके हैं और इसीलिए हम रेस जीते थे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो आज भी उसी लेवल पर हो। तुम फाइनल में क्या करोगी? रेस में मैं जे को इसलिए पुश कर रही थी क्योंकि वो हमारा जीतने का इकलौता चांस था और हम वो इतनी आसानी से इसलिए कर पाए क्योंकि हमारा वो खुद का लेवल है। सोचो अगर हमारी जगह तुम होती, उन्हें हेल्प करना तो दूर की बात, तुम उनकी बराबरी भी नहीं कर पाती। एक तरफ हम जो जीतने के लिए कोई भी स्टेप उठाने को रेडी हैं, दूसरी तरफ तुम जो सिर्फ टीम चेयर करने के लायक है। या फिर तब नजर आती है जब जे गिर जाता है ताकि उसे गिली पप्पी दे सके। सेलिक कहती है, सुनो मुझे अच्छे से पता है मेरी क्या कमियां हैं, तुम मुझे सुनाना बंद करो। नुआ कहती है, ओ शायद मुझे उनसे ये कहना चाहिए कि तुम्हें टीम से किक करके मुझे ले लें। आई बैट उन्हें ये जरूर मंजूर होगा। नुआ ये कह के भाग जाती है। पीछे से सैली चिल्लाते हुए आती है, ए ऐसा मजाक में भी मत सोचना। और किसने कहा वो तुम्हें ले लेंगी? दोनों लड़ना स्टार्ट कर देती है। इसी बीच बगल में जे ऑनसन लेके वापस आ रहा था एंड दूसरी तरफ से नोआ एंड सैली भागते हुए आते हैं। सैली नोआ का पीछा कर रही थी पर जैसे ही दोनों जे के सामने आते हैं, सैली गलती से नोआ का टॉवल खींच देती है। एकदम से तीनों शॉक हो जाते हैं, ये क्या हुआ? और तभी नोआ चिल्लाती है, रामकोर अपनी आंखें बंद कर। बाहर ये सुन के टीजे सोचता है, आंखें बंद कर इसका क्या मतलब है? तुम कहता है, छोड़ इग्नोर कर, शायद सैली और जे दोनों ड्रामे कर रहे होंगे, छोड़ो। नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ विनी का था जो अपनी और सांगो की कन्वर्सेशन याद करता है। एक्चुअली जे की रेस देखने के बाद विनी सांगो पे गया था। हे सांगो, क्या तुम्हें कजुमा क्रू के बारे में पता है? सांगो कहता है, हाँ पता है, वो एक जापानीज साइकिलिंग क्रू है और उन्होंने जापानीज लीग ऑफ स्ट्रीट भी जीता है। क्यों, क्या हुआ? विनी कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ वो लोग कितने अच्छे हैं। सांगो बताता है, वो लोग दुनिया के बेस्ट राइडर्स में से एक हैं, स्पेशली उनकी पुरानी लीडर कनिशिरो टाकेडा। लोग कहते हैं जब वो राइड किया करती थी तब उसका लेवल सेम ओवन के जितना था। विनी कहता है, ओवन जितना? तो तुम क्या कह रहे हो? जे ने एक ऐसे राइडर को हराया जो ओवन के लेवल का है। विनी बस यही सब सोचते हुए आराम कर रहा था। सांगो जब ये बात रयू को बताता है तो वो भी कहता है, डैम इट, उन्होंने कजुमा क्रू को हरा दिया। लगता है उनकी टीम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है। सांगो कहता है, एक्चुअली सुपर रूकी का तो हमें पता ही था, बट इतना अच्छा कि उसने कजुमा क्रू को हरा दिया ये मैंने नहीं सोचा था। विनी भी इस बात को लेके बहुत परेशान है। रयू कहता है, वेल मुझे उनकी रेस से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि विनी के अंदर अब और ज्यादा आग लग चुकी है। हम भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, अब फैसला सिर्फ विनी का है, उसे भगवान बनना है या डीमन। दूसरी तरफ विनी भी ड्रग को देख के सोच में था। वापस जापान में आज सारे जे की न्यू बाइक देखने शिमानो के पास आए थे, लेकिन शिमानो उन्हें एक क्रोध दिखाता है। वो क्रोध देख के सारे कंफ्यूज थे, व्हाट द हेल, ये क्या है? बम कहता है, लुक ओल्ड मैन, हम यहाँ तुम्हारी कारीगरी देखने नहीं आए, हमें तो जे की बाइक देखनी है। शिमानो कहता है, वेल कजुमा को क्रोज पसंद थे तो मैंने माउंजो की टूटी हुई बाइक से क्रो बना दिया। ये सुन के पहले तो सारे इंप्रेस हो जाते हैं, वाओ ये क्रो बाइक से बना है। और तभी उन्हें ये बात हिट होती है, वेट बुड्ढे क्या तू पागल हो चुका है? तूने सब गड़बड़ कर दी। ये भी सदमे में चला जाता है, अंकल मोहन आपकी बाइक। ये शिमानो पे चिल्लाता है, तू सोच क्या रहा था बुड्ढे, तूने उस बाइक के साथ ऐसा क्यों करा? शिमानो कहता है, पास को चेरिश करना एक अलग बात है पर उसका ऑब्सेशन हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जे कब तक तुम उसकी परछाई में राइड करते रहोगे? जो मर चुका है उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। जैसे एक टूटी हुई तलवार वापस टूट जाएगी, लेकिन उस तलवार को एक छोटे चाकू के रूप में नया जीवन दिया जा सकता है। मुझे माफ करना। कुछ देर बाद सारी ये खबर सेली को बताते हैं और सेली पागल हो जाती है, क्या ये कौवा जे की बाइक है? क्या ये बाइक में ट्रांसफॉर्म होता है? टीजे कहता है, ये कोई आयरन मैन सूट नहीं है सेली। पास में ही जे बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था और टीजे कहता है, जे तू चिंता मत कर, हम पास के किसी स्टोर से तेरे लिए न्यू बाइक ले लेंगे। ये तूने ही कहा था कार से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजन होता है और मैंने देखा था। तेरे पास बहुत भयंकर इंजन है ना? सो डोंट वरी। सेली कंफ्यूज होके कहती है, क्या? टीजे ये तो क्या बकवास कर रहा है, उसे बस अपनी अंकल की बाइक चलानी थी। टीजे कहता है, तुझे नहीं पता सेली, इसके पास मॉन्स्टर इंजन है। नेक्स्ट इन कोरिया में विनी का था जो अपनी प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ जे के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया। विनी सोचता है, क्या जे उसके अगेंस्ट अपना फुल ट्राई नहीं कर रहा था? नहीं, उसने फुल ट्राई किया था, पर इसका मतलब क्या? क्या वो हर रेस के बाद इंप्रूव होता जाता है? बुलशिट। विनी ये सोच सोच के पागल हो रहा था। प्रैक्टिस के बाद स्टैट्स देख के रू कहता है, वाओ तुम तो बड़ी तेजी से इंप्रूव कर रहे हो, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें रोकना नामुमकिन होगा। विनी कहता है, पर ये काफी नहीं है, चाहे मैं कितना भी इंप्रूव करूं, मैं अपने आप को कभी जे से आगे, ओ सॉरी मेरा मतलब ओवन से आगे निकलता नहीं देख पाता। मुझे नहीं पता मैं और क्या करूं। रू कहता है,
जब तुम कोई गेम खेलते हो और सामने एक बड़ा बॉस आता है तो तुम क्या सोचने लगते हो? आखिर मैं इसे कैसे हरा पाऊंगा? पता है तुम्हें उस वक्त किस चीज की जरूरत होती है? एक असिस्टेंस की, एक अपॉर्चुनिटी, एक हिडन वेपन, और इस वक्त तुम्हें उसी की जरूरत है। ये बातें रयू हाथ में ड्रग का इंजेक्शन लेके बोल रहा था, और तभी रयू के हाथ पकड़ के विनी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ड्रग का सहारा लूं? तुम्हें लगता है मेरा जैसा एवरेज इंसान खुद के दम पे एक जीनियस को कभी नहीं हरा पाएगा? रयू क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, क्या कहा एवरेज इंसान? तुम्हें लगता है तुम एवरेज हो? तुम मजाक कर रहा है विनी। माफ करना, पर तुम्हें एक बीमारी है विनी, वार्डनबर्ग सिंड्रोम। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम एवरेज हो? तुम्हें लगता होगा कि तुम बाकी सबकी तरह हो, क्योंकि तुम पे इस बीमारी का कोई सेवियर सिम्टम्स नहीं है। पर अगर मैं सच कहूं तो तुम सबसे अलग ही नहीं बल्कि एकदम बेकार भी हो। यू आर होपलेस विनी। ये सब सुन के विनी हैरान रह जाता है, क्योंकि बचपन से अब तक सब उसको होपलेस समझते आए हैं। एंड ड्रू भी अब यही कह रहा था। ड्रू आगे कहता है, ये तो तुम्हारे लिए एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तरह है, ताकि तुम एवरेज लोगों के लेवल पे आ सको। और डोपिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस मेडिसिन को ड्रग से कंपेयर करने की? ये उस कचरे से लाख गुना बेहतर है। एंड हाँ, जिन जीनियस की तुम बात कर रहे हो उन्हें इन सप्लीमेंट्स की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उनके पास टैलेंट, राइट बिल्ड और सही वातावरण है। वो लोग ऐसे हैं जैसे कोई नेचुरली रिच जमीन हो। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी जमीन बिल्कुल बंजर रेगिस्तान की तरह है, और इसीलिए तुम्हारी बंजर जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए मैंने तुम्हें सप्लीमेंट्स दिए थे। सो जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूँ, तो उस मोमेंट पे मैं तुम्हारे अंदर अपना मास्टरपीस बीज प्लांट करूंगा। सो यू सी विनी, उन जीनियस मॉन्स्टर्स को हराने में तुम्हारी मदद और कोई नहीं बल्कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इसी बीच हमें कनिशिरो जे की बाकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। कनिशिरो कहती है, लुक जे, मैंने इस बारे में बहुत सोचा था कि कजुमा एक सिंपल एक्सीडेंट से नहीं मर सकता, और इसी शक के चलते मैंने पता लगाने की कोशिश करी आखिर हुआ क्या। एंड फिर मुझे इगाजावा काई के बारे में पता लगा। ग्रैंडपा से छुप के मैंने डिसाइड करा कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो वो सिर्फ इगाजावा काई से मिलेगी, और इसलिए मैंने उस टीम से कम्पीट करने की सोची जो इगाजावा के लिए काम करती थी। उसी के चलते हम लीग ऑफ स्ट्रीट भी जीते थे। एंड फाइनली मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। रेस के बाद कुछ लोग कनिचुरो से मिलने आते हैं एंड उसे एक कार्ड देके कांग्रेचुलेट करते हैं। कनिचुरो कहती है, बाढ़ में जाए कांग्रेचुलेशंस, मैं जीती हूँ। तो मुझे बताओ मेरे ब्रदर की डेथ कैसे हुई? वो लोग बताते हैं, यस टकेडा, हमें ये बताते हुए दुख है कि ऑल्दो तुम्हारे भाई की मौत का कारण एक्सीडेंट बताया गया था, पर सच्चाई तो ये है कि हमने उसे खुद मारा था। एंड हम तुम्हें भी वार्न करना चाहते हैं, हमारे टाइम वेस्ट करना बंद करो। कनिचिरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें पकड़ के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? पर तभी सामने खड़ा शख्स अपनी तलवार से कनिचिरो पे अटैक करता है, लेकिन रियोए बीच में आके कनिचिरो को बचा लेता है। एंड रियोए के चेहरे पे जो निशान था वो इसी अटैक से था। इसके बाद हिगाजावा काई के लोग ये कह के चले जाते हैं कि तुम आज रेस जीती हो, इसलिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन दोबारा लाइन क्रॉस करी तो वो माफ नहीं करेंगे। स्टोरी समाप्त करते हुए कनिचिरो बताती है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं जान पाई, बट मैं ये जरूर समझ गई थी, अगर उन लोगों से मिलना है तो तुम्हें लीग ऑफ स्ट्रीट जीतना होगा। वो लोग ही मेरे और तुम्हारे भाई के हत्यारे हैं। नेक्स्ट डे जे वापस सिमानो पे जाके कहता है, सर क्या आप मेरे लिए एक न्यू बाइक बना सकते हैं? मुझे वो ड्रीम इनहेरिट करनी है। सिमानो को जे में माउंजो की छवि दिखती है और वो कहता है, हे मोमोको। मोमोको भागते हुए आती है, यस ग्रैंडपा, क्या काम है? सिमानो कहता है, जाओ और इस लड़के के लिए एक बाइक बनाओ। जे हैरान हो जाता है, क्या मोमोको बाइक बनाएगी? सिमानो कहता है, क्या हुआ, तुम सरप्राइज क्यों हो? मोमोको ने हमारे फैमिली बिजनेस को इनहेरिट किया है, एंड वही ग्रैंड मास्टर क्राफ्टमैन है। मोमोको ये सुन के थोड़ा घबरा जाती है, ग्रैंडपा पर ये काफी इंपॉर्टेंट बाइक है, क्या आप सच में चाहते हैं मैं ये बाइक बनाऊं? सिमानो कहता है, मोमोको मेरी दूसरी आंख अब बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी है, मैं ये डिटेल काम अब नहीं कर सकता, पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वक्त आ गया है, तुम ये काम संभालो। आई एम काउंटिंग ऑन यू। मोमोको भी उनकी बात मान के रेडी हो जाती है। कुछ ही देर बाद मोमोको सबको अपनी बाइक शॉप दिखाती है। गाउम कहता है, क्या मोमोको तुम्हारी बाइक शॉप है? क्या तुम जे की बाइक बनाओगी? डीजे भी स्माइल करते हुए सोचता है, वाओ मोमोको चान कितनी क्यूट है, उन्हें खाना बनाना आता है, वो बहुत स्वीट भी है, और वो एक मास्टर क्राफ्टमैन भी है, ये तो परफेक्शन है। आगे मोमोचान कहती है, सोचे मैं तुम्हारी बाइक क्रोमोली से बनाऊंगी, सेम पुरानी बाइक की तरह। तो चलो पहले कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं। डीजे फ्रेम ब्लूप्रिंट देके कहता है, हे ये फ्रेम तो वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे भी एक बाइक बनवानी है। टॉम टीजे को देके कहता है, ओए मंदबुद्धि, फालतू चीजों को हाथ मत लगा। वहीं जे बाइक शॉप देख के सोच रहा था, सो अंकल जे की बाइक यहाँ बनी थी। तभी सेली सामने एक फ्रेम दिखा के कहती है, हे जे ये फ्रेम कैसा रहेगा, ये बहुत हल्का भी है। पर मोमोचान कहती है, नहीं वो फ्रेम जे के लिए फिट नहीं है। साथ ही मोमो जे की हाइट चेक करते हुए कहती है, सो तुम्हारी हाइट है 5.9, नहीं शूज मिला के 5'10", और तुम्हारे लेग्स लंबे हैं। पीछे टीजे जोक मारता है, डैम इट, ये लंबा भी हो गया, आई गेस छोटी सिर्फ उसकी बातें होती है।
मोमोचान आगे कहती है, चलो अब एक टेस्ट राइड भी कर लेते हैं। टेस्ट राइड करते हुए मोमोचान जे के लेग्स चेक करती है और कहती है, टच करने के लिए माफ करना, बट मुझे लगा ही था तुम्हारा सैडल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पीछे सैली बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी, पर डॉम सैली को रोक लेता है। काम डाउन सैली, वो बस मेजरमेंट ले रही है। पास में टीजे भी बहुत गुस्सा था। हरामखोर जे, तू तो बहुत लकी है, अब तो मुझे भी बाइक बनवानी है। तभी मोमोचान कहती है, मुझे लगा ही था तुम्हारे अंकल की बाइक तुम्हें होल्ड बैक कर रही थी। सारे कंफ्यूज थे। मोमो को एक ब्लूप्रिंट दिखा के बताती है, ये देखो, ये है माउंजो की बाइक का ब्लूप्रिंट। तुम्हारे और माउंजो के हाइट में डिफरेंस है। तुम्हारे लंबे पैरों की वजह से तुम्हारी बाइक का क्रैंक सेट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होनी चाहिए। इतने समय से गलत क्रैंक सेट के चलते तुम अपना मैक्स पोटेंशियल नहीं लगा पा रहे थे। आसान भाषा में समझाऊं तो तुम ऐसी बाइक चला रहे थे जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं, क्योंकि वो बाइक माउंजो के लिए कस्टम बिल्ट थी। गवर्नमेंट टीचर कंफ्यूज थे। मोमो को आगे बताती है, तुम्हारी पिछली बाइक छोटी थी, तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर राइट मेजरमेंट यूज किया जाए तो तुम्हारे स्टैट्स 13% से इंक्रीज हो जाएंगे। डीजे और डॉम दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या 13%? डॉम कहता है, अब तो मुझे भी डाउट है, क्या मेरी बाइक मुझे फिट भी होती है या नहीं। डीजे कहता है, ओए अब तू भी बाइक बनवाने का बहाना मत ढूंढ। डॉम कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ मोमो चान, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आप मेरे भी मेजरमेंट चेक करना। नेक्स्ट सीन कोरिया का था, जब विनी अपने टीम मेंबर्स के साथ हॉल में प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद सारे लड़के थक के गिर जाते हैं और विनी आके कहता है, अब ये मत कहना तुम लोग बस इतने छोटे वार्म अप से थक गए। मुझे तो शक होने लगा है तुम लोग फाइनल्स तक कैसे पहुंच गए। रेस में लीड करना तो दूर की बात, तुम लोग दूसरे साइकिलिस्ट की बराबरी करने लायक भी नहीं हो। साथ ही विनी सोचता है, ना कोई लक्ष्य ना मेहनत, इन गधों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये टीम बिल्कुल घटिया है। कम से कम हमिंगबर्ड के मेंबर्स विनी हमिंगबर्ड में बिताए अपने दिन याद करता है और तभी कहता है, खैर छोड़ो, बाढ़ में जाए तुम सब। नेक्स्ट सीन सांगो के ऑफिस का था, जहाँ विनी सांगो से न्यू टीममेट्स की डिमांड करता है। सांगो कहता है, ओ तो तुम्हें लगता है तुम इस टीम के साथ नहीं जीत सकते। सुनो विनी, लीग ऑफ स्ट्रीट के अलावा भी रेसेस होती है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चिंता मत करो। विनी कहता है, नहीं मुझे ये जीतना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। सांगो स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें खुद को प्रूव करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया एंड लकीली मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर टीममेट है। क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें खुद को प्रूव करना है, राइट? ओके। नेक्स्ट सीन लंदन में ओवन का था एंड कई दिन से नोआ एंड हैरी के साथ कोई बात ना होने के कारण वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जापान में हम देखते हैं कि नोआ एंड हैरी अपने सारे पैसे लॉटरी और गैम्बलिंग में हार गए थे। इसी बीच एक अनजान शख्स आके ओवन से किसी साइकिलिस्ट के बारे में बात करता है और ओवन कहता है, ओ अगर उसने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा। नेक्स्ट सीन जापान का था और मोमो को दिन रात मेहनत करके बाइक का फ्रेम रेडी कर देती है। नेक्स्ट डे फ्रेम दिखाते हुए मोमो को कहती है, लुक जे, ये फ्रेम कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है, पर क्या तुम इसे टेस्ट कर सकते हो? तुम्हारे लेग एंड आर्म के लिए ये फिट बैठेगा। ट्राई करो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। डॉम कहता है, वाओ देखने में तो ये बहुत बढ़िया लग रही है, क्या ये भी ब्रोकली से बनी है? जे कहता है, बेवकूफ, उसे क्रोमोली कहते हैं। वहीं जे कहता है, सो ये है मेरी खुद की ब्रोकली बाइक, मैं अभी इसे ट्राई करता हूँ। ये कहते ही जे बाइक लेके स्ट्रीट्स में निकल जाता है और उसे बहुत भगाता है। साथ ही हाइट पे जाके डाउनहिल ट्राई करने की सोचता है। जे फुल स्पीड में निकलता है और सेम पहले एपिसोड की तरह एंड में ड्रिफ्ट करता है। आसपास लोग सब हैरान थे, बट जे यहीं नहीं रुकता और बाइक भगाते हुए सोचता है, मैं महसूस कर सकता हूँ ये बाइक बहुत लाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे शरीर का हिस्सा है, लेकिन ये काफी नहीं, मुझे और तेज जाना होगा, और तेज, फास्टर। चाहे कोई भी ट्रैक हो, मुझे पिछली बार से तेज होना होगा। कोई भी रास्ता हो, मुझे सबसे तेज और सबसे बेहतर रास्ता चुनना होगा। ये अपनी टॉप स्पीड पर था और सामने एक मोड़ आता है। ये के माइंड में अभी तक बस कनिचिरो, विनी और ओवन की मेमोरीज बह रही थी। जे फुल स्पीड में बिल्कुल मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ मोड़ काटने की ट्राई करता है, और अचानक टायर के स्किड होते होते अटक जाने से जे बुरी तरह पलट के गिर जाता है। हालांकि जे बिल्कुल हैरान था और सोचता है, वेट, वो अभी स्किडिंग क्या थी? नेक्स्ट इन कोरिया का था, जहाँ जोकर और वोइन साथ में थे। पर तभी वोइन को हंसता देख जोकर कहता है, क्या हुआ, तू किस बात पे हंस रहा है? वोइन फोन दिखा के कहता है, ये देख, सांगो ने कुछ प्लान किया है जिसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। पीछे से ह्यूग कहता है, अच्छा उसमें ऐसा क्या है? नेक्स्ट सीन एक ट्रैक स्टेडियम का था, जहाँ विनी अपने गोस्ट क्रू के साथ खड़ा है और तभी सामने से एक लड़का आके कहता है, डैम, मैं यहाँ काफी समय बाद आ रहा हूँ। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ओवन नाइट था। ओवन को देखते ही विनी स्माइल करता है, फाइनली तू आ गया, मैं कब से तेरे साथ रेस करने को बेताब था। ओवन कहता है, ओ वेल, मैं अभी भी जेट लैग्ड हूँ, बट कोई ना, ये बस एक टेस्ट है, सो मुझे ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हमें विनी और सांगो की पूरी कॉन्वर्सेशन पता लगती है, जहाँ सांगो कहता है, कोई है जो घोस्ट गुरु के टीममेट से बेटर है, तुम्हारे लिए भी ये अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ऐसे राइडर से रेस करना जिनसे तू कभी नहीं लड़ा। पर एक शर्त है, अगर तुम रेस करते हो तो हारने वाली टीम विनिंग टीम को ज्वाइन करेगी। विनी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे ये मंजूर है। उसी वक्त प्रेजेंट में विनी सामने ओपोनेंट को देख के कहता है, मैन, मुझे नहीं लगा था सांगो तुम तीन की बात कर रहा है।
और हम देखते हैं कि विनी का अपोनेंट ओवन नहीं बल्कि साबात क्रू था। एक्चुअली ओवन और विनी दोनों तीन अलग अलग स्टेडियम में थे, ना कि आमने सामने। अब ओवन किसके साथ रेस कर रहा था वो हमें बाद में पता लगेगा। एनीवे, सामने विन कहता है, थैंक गॉड आज कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, मैं तो बोर होने लगा था। और क्या तुम लोगों को नहीं लगता ये कितने शर्म की बात है? ये इतनी ब्लॉकबस्टर रेस बिना किसी ऑडियंस के होने वाली है। पीछे से सांगो कहता है, बकवास बंद करो और रेस के लिए रेडी हो जाओ। गोसुम के मेंबर्स आपस में बातें करते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम कब से चाहते थे इस येलो ग्लासेस वाले को सबक सिखाना है। आज इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे। पीछे से एक कहता है, वेट, लूजिंग टीम विनिंग टीम को ज्वाइन करेगी, राइट? अब तो और भी मजा आएगा। सामने विन विनी से कहता है, सो तुझे तो रूल्स पता ही होंगे, बता तू हमसे कैसे रेस करना चाहता है। एंड ये मत कहना तू इन लूजर्स के साथ मिलके हमसे रेस करेगा। विनी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 on 1 रेस हो या 3 on 1, मैं रेडी हूँ। मैं तुम्हें अकेले क्रश करने वाला हूँ। विन कहता है, तू सच में पागल है। तभी पीछे से गोसुरु के मेंबर्स कहते हैं, हे विनी, क्या तू सोलो रेस करने वाला है? किसने कहा तू ये कर सकता है? ये तो एक टीम रेस होने वाली थी। विनी कहता है, तुम लोग चुपचाप वहीं बेंच पर बैठो, वैसे भी तुम मेरे कोई काम नहीं आने वाले। गोसुरु के मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं, क्या अब इसे किस बात का घमंड है? वो हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ करने दो इसे अकेले रेस, अच्छा होगा ये बुरी तरह हार जाए। सांगू कहता है, बस करो, ये एक फेयर टीम रेस होगी, 3 vs 3 रेस के रूल्स हैं। जो भी टीम ट्रैक के 10 राउंड पहले फिनिश करती है वो टीम जीत जाएगी। वुइन कहता है, क्या ये क्या बकवास रेस है? मैं यहाँ बोरिंग ट्रैक रेस करने नहीं आया हूँ। बाहर में जाए इंडोर रेस, हम बाहर स्ट्रीट्स में रेस करेंगे। तुम क्या कहते हो विनी, क्यों ना इसे लीग ऑफ स्ट्रीट की तरह बनाया जाए? विनी भी गुस्से से कहता है, जैसे तुम चाहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सांगो भी हार मान के कहता है, तुम मेरी नहीं सुनने वाले, तो जो करना है करो। कुछ ही देर बाद सारे राइडर्स रेस के लिए रेडी थे। स्टार्टिंग लाइन पे वुइन ह्यूक से कहता है, हे ह्यूक, आज तेरे लिए बहुत सारे शिकार हैं, हैप्पी हंटिंग। वहीं गोसुरु का राइडर दूसरे से कहता है, हे, जब मैंने लास्ट टाइम उस लंबे लड़के को देखा था तो वो एक कौड़ी का नहीं था, तो आज क्यों ना हम दोनों मिलके उन तीनों को क्रश कर दें। विनी को इग्नोर करते हैं। जब वो हमें रेस जीतता हुआ देखेगा तो दोबारा मुंह चलाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। टीम घोष के बाकी मेंबर्स भी अपनी टीम को चीयर कर रहे थे। विनी कहता है, चुप करो सब, और तुम बस यहाँ नंबर्स पूरे करने के लिए हो, सो मेरी नजरों से दूर रहना। अगर मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दोनों राइडर्स को विनी पे बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच विनी वुइन से कहता है, वैसे तुम लोग तो 4 थे ना, वो चौथे का क्या हुआ? वुइन कहता है, कौन चौथा? क्या तुम उस बेवकूफ की बात कर रहे हो? वो बिल्कुल घटिया था और उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए हमने उसे डोपिंग इंसिडेंट के बाद लात मार के निकाल दिया। वेट, याद आया, तुम भी तो डोपर हो, है ना? ये सुन के विनी को रयू की बातें याद आती है, जिन्हें सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इन घर पे विनी रयू के दिए डोप्स को गुस्से में तोड़ देता है और सोचता है, चाहे मेरी बॉडी नॉर्मल हो या अब नॉर्मल, बट मैं यहाँ अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ और मैंने सुपर रुकी को भी हराया है। ये याद करते हुए विनी जवाब देता है, मुझे अपनी तरह मत समझो। उसी वक्त ड्रोन गाइस कहते हैं, ऑलराइट गाइस, सब रेडी है। पास खड़ा सांगो बाकी लड़कों से कहता है, सुनो, याद रखना ये प्राइवेट रेस है, तो ये रेस डायरेक्ट मुझे लाइव ट्रांसमिट करो। ध्यान रखना ये कहीं भी अपलोड नहीं होनी चाहिए। लड़का कहता है, डैम इट, ये रेस तो यूट्यूब पर बहुत बड़ा बवाल मचा देती। विन कहता है, बेवकूफ गधे, उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि ये ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा। रूल्स बताते हुए सांगो कहता है, ठीक लीग ऑफ स्ट्रीट की तरह एक लैप, जो भी फर्स्ट आएगा उसकी टीम जीत जाएगी। एंड हाँ, लूजिंग टीम को विनिंग टीम ज्वाइन करनी होगी। सारे लड़के चिल्लाते हैं, लेट्स गो गोस क्रू, टीम से बात आज हमारी होने वाली है, लेट्स गो। तभी कॉइन फ्लिप करके सांगो कहता है, ऑलराइट। कॉइन जमीन पे गिरते ही रेस स्टार्ट हो जाएगी, गेट रेडी, सेट, गो। एंड रेस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ही टीम सबात एंड विनी आगे निकल चुके थे एंड गोसुरु के दोनों राइडर्स पीछे जुड़ जाते हैं। पर क्योंकि रेस अभी स्टार्ट ही हुई थी, गोसुरु के मेंबर्स रेस देख के एक्साइटेड थे, ये सोच के कि सबात क्रू आज उनसे मर्ज हो जाएगा। साथ ही वो कहते हैं, आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसने सुपर रुकी को भी हरा दिया, द विनी होंग। कुछ ही सेकंड्स में सारे स्ट्रीट्स में आ चुके थे और बाइकर्स को रेस करते देख लोगों में भगदड़ मचने लगी। सब उन्हें गाली दे रहे थे। ब्लू हेलमेट कहता है, डैम इट, हमें गाली मत दो, ये कोर्स टीम सपात ने चूज किया था, उन्हें गाली दो। साथ ही वो स्प्रिंट करना स्टार्ट करता है। पीछे जोकर रेस से पहले कई विन की बातें याद करता है, ए, आज उस दिन की तरह गिव अप मत करना, आज 3 vs 3 है। प्रेजेंट में जोकर कहता है, ये लाल खोपड़ी आज मेरा टारगेट है। वहीं विनी फ्रंट में इस वक्त ह्यूग के पीछे चल रहा था। विनी को देख के ह्यूग कहता है, डैम, हमें सिर्फ इसे हराना है और हम जीत जाएंगे। ये तो बहुत बोरिंग है, बट कोई बात नहीं, शायद मैं थोड़े मजे ले सकता हूँ। ये कहते ही ह्यूग ब्रेक मारता है और पीछे से आ रहे विनी को झटका देता है। टायर्स के टकराते ही विनी बहुत ज्यादा डर जाता है। व्हाट द हेल, ये क्या था? विनी कट मार के ह्यूग को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, बट ह्यूग ये देख चुका था। ओ, तू लेफ्ट से आगे निकलना चाहता है। उसी वक्त ह्यूग लेफ्ट लीन होके विनी को ब्लॉक करता है, बट तभी विनी ह्यूग को चकमा देके राइट से आगे निकल जाता है। ये देख के ह्यूग इम्प्रेस था और कहता है, नाइस ब्रेक अवे, बट तू इतनी आसानी से नहीं बच सकता।
पर इससे पहले वो कुछ करता, घोस्टू के दोनों राइडर्स उसे ओवरटेक करके कहते हैं, हट जा सामने से बच्चे। दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे, लेकिन ह्यूग उन्हें देख के मुस्कुराने लगता है। नाइस, तो ये दोनों इतने भी बेकार नहीं। आगे दोनों राइडर्स बातें करते हैं, वेट, क्या हम इतने अच्छे हैं? हमने उन्हें एकदम से ओवरटेक कर लिया। वो लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। साथ ही दोनों कहते हैं, अब विनी की बारी है। हम अब उसे पीछे करेंगे ताकि उसे उसकी जगह दिखा सकें। हमारा लीडर माई एस, आज से टीम घोस्ट के लीडर हम हैं। ये कहते ही दोनों साइड से विनी को ओवरटेक कर चुके थे। दोनों फुल स्पीड से फ्रंट में आ चुके थे और उन्हें देख के विनी कहता है, ये दोनों बेवकूफ क्या करना चाहते हैं? बाहर रेस देख रहे बाकी ग्रुप कहता है, वाओ हमारी टीम तो बहुत अच्छी है। ये टीम सभा तो हमें देख के पक्का कांप रही होगी। लॉल। उसी वक्त पास खड़ा एक लड़का कहता है, वेट, पर ये लोग स्टार्टिंग में इतना स्प्रिंट क्यों कर रहे हैं? दूसरा कहता है, क्या फर्क पड़ता है, वो लोग जल्दी रेस खत्म कर देंगे। रेस में भी दोनों पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाते हैं, ब्रो मुझे नहीं लगता वो लोग हमसे कैचअप कर पाएंगे। पर तभी दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पलक झपकते ही विनी और सबात क्रू उनसे आगे निकल चुका था। व्हाइट हेलमेट कहता है, ये कैसे हो सकता है? हम अपनी टॉप स्पीड पर थे और उन्होंने इतनी आसानी से हमें ओवरटेक कर लिया। युग भी विनी से कहता है, हे क्या तेरी टीम बस इतना ही कर सकती है? विनी कहता है, कौन सी टीम? मैंने उन लूजर्स को अपनी टीम में कभी समझा ही नहीं। साथ ही सामने गली में मोड़ देख के विनी सोचता है, बाढ़ में जाए वो दोनों, मैं अकेला काफी हूँ। रेस तो अब शुरू होती है। ये कहते ही विनी साइड टर्न करता हुआ ड्रिफ्ट मारता है, ये सोचते हुए कि सबात क्रू के पीछे चलना खतरनाक है एंड मोड़ पे वो आगे ना निकल पाए, इसलिए वो उन्हें साथ साथ ब्लॉक भी कर रहा था। यूग ये देख के सोचता है, उसने मोड़ पे ड्रिफ्ट मार के हमें ब्लॉक कर दिया और फिर आगे निकल गया। ये तो काफी शानदार था। इसी बीच रेस में व्हाइट हेलमेट वापस स्प्रिंट करके कहता है, मैं अपनी लीड वापस लेकर रहूंगा। और अचानक विन उसे टक्कर मारता है और व्हाइट हेलमेट की फट जाती है। हे ये तो क्या कर रहा है? पागल, मुझसे दूर रहे। विन कहता है, मैं थक चुका हूँ, तुम बार बार जो बीच में आके मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैंने सोचा तुम्हें पहले ही बाहर कर दूं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? व्हाइट हेलमेट कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? साथ ही आगे देख के वो सोचता है, इस सेकंड टर्न के बाद आगे स्ट्रेट पाथ है, मैं वापस स्प्रिंट करके आगे निकल जाऊंगा। पर जैसे ही मोड़ आता है, विन उसे धक्का मार के घसीटना स्टार्ट कर देता है। व्हाइट हेलमेट बहुत ज्यादा डर चुका था। हे ये तो क्या कर रहा है? विन कहता है, तुझे क्या लगा था मैं इनर लेन में राइड करता रहूंगा? बाहर बाकी लड़के डर जाते हैं। नो वे, वो उसे जॉगिंग करने की ट्राई कर रहा है। सांगो भी ये देख के सोचता है, साइड बाय साइड, वाओ ये तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। ओरिजिनली इस टेक्निक में राइडर बाहर वाले राइडर का यूज करके इनर लेन में रहने की कोशिश करता है, बट यहाँ वो इन मोमेंटम का यूज करके धक्का देते हुए ओपन को किनारे ले जा चुका था। रेस में व्हाइट हेलमेट सोचता है, डैम इट, ये इतना हल्का लड़का मुझे भारी क्यों महसूस हो रहा है? मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा। और तभी सामने वो एक लोहे का पोल नोटिस करता है और उसकी फट जाती है। शिट, नहीं नहीं, मुझे स्लो होना होगा, मैं इसे नेक्स्ट चांस में देखूंगा। वो जैसे ही स्लो होता है, विन उसे पीछे देख के कहता है, अब तू कहाँ बच के जा रहा है? विन फट से अपना बैक टायर स्लाइड करके उसके फ्रंट टायर पे मारता है। व्हाइट हेलमेट शॉक्ड था। क्या फिस्टेल टेक्निक? फिस्टेल यानी जब तुम अपना बैक टायर मछली की पूंछ की तरह हिलाते हो तो उसे फिस्टेल कहते हैं। वहीं टक्कर खाते ही व्हाइट हेलमेट की बाइक पलट जाती है और वो सीधा पोल से जाके टकराता है। विन कहता है, बाय बाय, एक कचरे का डिब्बा तो गया। बाहर लड़के कहते हैं, डैम इट, मुझे नहीं लगता सबात क्रू यहाँ रेस करने आया है। दूसरा कहता है, सही कहा, जिस तरह वो राइड कर रहे हैं देख के नहीं लगता वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने अपोनेंट्स के साथ खेलना पसंद है। विन सोचता है, रेस में तभी मजा आता है जब तुम अपनी बराबरी वाले के साथ रेस करते हो। एंड यहाँ तो मुझे अब नींद आने लगी, इसीलिए हमने ये डिसाइड करा था, रेस करने के बजाय हम इन्हें एक एक करके चेस करेंगे और इनके टुकड़े करेंगे। खैर, इन दोनों में से अब अगला किसे चुना जाए? तुम दोनों चाहे कितना भी भाग लो, पर तुम्हारी तकदीर हम पहले ही लिख चुके हैं। आज वो दिन है जब टीम घोस्ट टीम सबात में शामिल होगी। इसी बीच आगे ब्लू हेलमेट नोटिस करता है, वेट, वो आवाज क्या थी? क्या कोई गिर गया? पर जैसे ही वो पीछे सिर्फ वोइन को देखता है, वो समझ जाता है, नो वे, क्या उस हरामखोर ने जून से को गिरा दिया? डैम इट, पता नहीं अब वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे अपनी स्पीड बरकरार रखनी होगी। बाहर घोस्ट क्रू के लड़के परेशान थे। हे अब क्या होगा? ये रेस तो 3 वर्सेस 2 हो चुकी है। फिलहाल विनी लीड पर है और जीनू भी ज्यादा पीछे नहीं है। हमारे पास अभी मौका है ये रेस जीतने का। लेट्स गो ब्लू हेलमेट जीनू किम, जोकर को पास कर एंड कैच अप विद विनी। जीनू भी आगे जोकर को देख के कहता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा टीम कोच का ब्लू हेलमेट जीनू किम क्या कर सकता है। पर तभी सामने जोकर को ब्रेक मारता देख जीनू हैरान था, व्हाट द हेल, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? जीनू बिल्कुल कंफ्यूज था, आखिर जोकर बीच सड़क पे क्यों रुक गया। पीछे से विन भी आके पूछता है, हे जोकर, अब तुझे क्या हुआ? पर आगे देख के विन समझ जाता है जोकर रेड सिग्नल पे रुका था। विन सोचता है, ये सच में पागल है, मुझे समझ नहीं आता ये क्या सोचता है। वहीं रोड पे जोकर को देख के सारे लोग बातें कर रहे थे, वाओ ये कितना ह्यूज है, क्या ये किसी बाइक गैंग से है? पर तभी सिग्नल ग्रीन होता है और जोकर जेट प्रपल्सन की तरह इतनी रफ्तार से निकलता है कि आसपास सब लोग शॉक हो जाते हैं। विन भी जोकर की स्पीड देख के स्माइल करता है। रेस देख के घोस्ट क्रू के लड़के कहते हैं, गाइस विनी अभी लीड में है और ह्यूग उसका पीछा कर रहा है, पर जीनू भी ह्यूग के ठीक पीछे है।
सोदम जीनू, बता दे उन्हें तू हमारा ब्लू हेलमेट क्यों है। रेस में जीनू चिल्लाता है, राम करो मैं अब लीड लेने वाला हूँ, सबके सब हटो मेरे सामने से। पर इससे पहले वो स्प्रिंट करता उसे कुछ महसूस होता है, जैसे पीछे से कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। जीनू डर से कांपने लगा था और वो पीछे देखता है, जोकर पागल सांड की तरह आ रहा था। हट जा सामने से बेवकूफ। बाहर घोस्ट के लड़के डर जाते हैं। हे, ये जोकर तो पागल हो चुका है। सामने मोड़ है पर वो स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पागल को सिर्फ ओवरटेक करने से मतलब है। लगता है ये दीवार पे छपने वाला है। बेवकूफ गधे, सामने देख। पर जोकर नहीं रुकता और फुल स्पीड में जीनू को टक्कर मारता है। साथ ही दीवार पे भिड़ने से पहले जोकर हेलमेट को रगड़ता हुआ दीवार पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। बाहर सारे लड़के पागल हो चुके थे। क्या ये मजाक चल रहा है? वो हेलमेट का इस्तेमाल करके दीवार पे राइड कर रहा है। ऐसा तो मैंने कार रेस में देखा था, जब रस चास्टेन दीवार पे राइड करके 10th पोजीशन से 4th पोजीशन पे आ गया था। पर ये ट्रिक साइकिलिंग में यूज करना, वो भी हेलमेट से, इट्स अनबिलीवेबल। आखिर ये इसने किया कैसे? ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वुइन भी ये देख के कहता है, फाइनली वो गेम को सीरियस ले रहा है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई और वो ट्रिक करता तो उसकी गर्दन टूट चुकी होती। पर क्योंकि जोकर एक एमएमए फाइटर था, तो कंकशन के चलते उसने अपनी नेक हार्ड ट्रेन करी है। लेकिन किसने सोचा था वो इसका इस्तेमाल साइकिलिंग में करेगा। बाहर घोस्ट क्रू परेशान थे। डैम, इस बीच ये जीनू कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। उसे तो खुद को प्रूव करने का मौका भी नहीं मिला। अब बस विनी हमारी लास्ट होप है। पर जैसे ही कैमरा विनी पे आता है सब डर जाते हैं। व्हाट द हेल, वो विनी पर डबल टीम अप कर रहे हैं। ये 3 वर्सेस 1 हो चुका है। ये बहुत गलत है। अब हम क्या करें, हम हार चुके हैं। सांगो भी ये देख के कहता है, स्पोर्ट्स हो या साइकिलिंग, नंबर एडवांटेज होना एक बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर है। पर जो चीज नंबर को ओवरकम कर सकती है वो है इनकम्पेरेबल स्किल्स। मुझे देखना है विनी तो कैसे इसे ओवरकम करता है। जोकर अब विनी से भिड़ना स्टार्ट कर चुका था। विनी सोचता है, मैं इनके बीच फंस के नहीं रह सकता, मुझे इनकी पेस तोड़नी होगी। अगर अब मैंने हार मान ली तो कुछ नहीं बचेगा। ये भी जापान में सिमिलर सिचुएशन में था और तभी स्माइल करके विनी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए जे, मैं तेरी तरह पीछे नहीं हटने वाला। मेरे सामने चाहे कुछ भी आ जाए, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। ये कहते ही विनी पागलों की तरह पेडल मार के आगे निकलता है। घोस्ट क्रू सारे चिल्लाने लगते हैं, हेल या, लेट्स गो विनी। विनी इंपैक्ट पैडलिंग करता हुआ टॉप स्पीड गेन करता है। पर तभी ह्यूग कहता है, इम्पैक्ट पैडलिंग, वेल एक्चुअली ये मैं भी कर सकता हूँ। ह्यूग इम्पैक्ट पैडलिंग करते हुए एकदम से स्पीड गेन करता है और विनी के साइड में आके कहता है, ये तो बड़ी बेसिक स्किल है ना? क्यों ना तुम मुझे कुछ और दिखाओ। ह्यूग को इतनी आसानी से कैचअप करता देख विनी शॉक था। घोस्ट क्रू एंड सांगो भी ह्यूग की स्पीड देख के हैरान थे। यहीं पे सांगो हमें ह्यूग गॉन के बारे में बताता है। ह्यूग गॉन एक्चुअली एक ट्रैक रेसिंग हाई स्कूल से था। उसे देख के ही लगता है कि उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी है। ह्यूग का पेडलिंग स्टाइल एमेच्योर साइकिलिस्ट से बिल्कुल अलग था। लोग उसे साइकिलिंग जीनियस कहा करते और उसका फ्यूचर ब्राइट था। पर इस वक्त उसे ऐसे देख के सांगो बुरा फील करता है। इसी बीच रेस में राइडर्स एक बिजी स्ट्रीट में आ चुके थे। विनी लोगों की भीड़ देख के घबरा चुका था और अपनी स्पीड स्लो करता है। पर वहीं ह्यूग टोटली अपोजिट लोगों के बीच शॉर्टकट ढूंढ रहा था और फुल स्पीड से जाता है। सांगो ये देख के कहता है, रेस में तेज राइड करना इंपॉर्टेंट है, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है रेस में सबसे छोटा रास्ता ढूंढना। तेज राइड करने के लिए काफी मसल्स और ट्रेनिंग की जरूरत है। वहीं फास्टेस्ट रूट ढूंढने के लिए स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और टेक्निक की जरूरत होती है। साथ ही एक्सेप्शनल मोटर स्किल्स और रिफ्लेक्सेस भी। आसान भाषा में कहें तो तुम्हें पैदाइशी टैलेंटेड होना होगा। युग जिगजैग मूव करता हुआ भीड़ के बीच से जा रहा था और ये देख के विनी कहता है, वेट, ये मुझे किसी और की याद दिला रहा है। हाँ, इट्स जेजो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जे का पीछा कर रहा हूँ। बुलशिट, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे पकड़ के रहूंगा। विनी भी एकदम से स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। पहले मैं हमारे बीच का गैप कम करूंगा और जब स्ट्रेट पाथ पे भीड़ कम होगी तब मैं उसे ओवरटेक करूंगा। पर तभी विनी शॉक हो जाता है, क्या फिर से? एक्चुअली जोकर वापस से विनी की बराबरी कर चुका था। साथ ही साइड से विन भी आके कहता है, ह्यूग को पकड़ना इतना आसान नहीं, जब वो सीरियस होता है उसे मैं भी नहीं पकड़ पाता, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर और गिव अप कर दे। घुसरू के लड़के कहते हैं, नहीं, वो लोग फिर से गैंग अप कर रहे हैं। रेस में सिर्फ 2/3 माइल बाकी है। अगर अब विनी पीछे छूटा तो रेस खत्म हो जाएगी। रेस में विन और जोकर विनी को बीच में ट्रैप कर चुके थे। उसी वक्त उनके सामने एक कार आती है। सारे अपनी टॉप स्पीड पर थे, पर तभी विनी बाइक जंप कराता है और वहीं जोकर एंड विन दोनों साइड से कट मार के निकल जाते हैं। ये देख सबकी फट चुकी थी। होली क्रैप, वो बच कैसे गए? ये लोग तो बीस्ट हैं। विनी वापस से आगे निकल चुका था और उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है, मुझे कैचअप करना होगा, मुझे कैचअप करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यूक भी विनी को आता देख लेता है। फिनिश लाइन पे गोसुरु की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगी थी एंड टीम सभा ज्वाइन करने के ख्याल से ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं। पर रेस में विनी गुस्से में था और एक बात सोचता है, अगर मैं हारा तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। सांगो भी विनी को देख के स्माइल करता है, ये बहुत डीट है और मुझे ये पसंद है। विनी, क्या यही तेरा सीक्रेट वेपन है? इसी बीच विनी पागलों की तरह स्प्रिंट करके किसी तरह युग की बराबरी करने वाला था, पर तभी सांगो कहता है, अनफॉर्चुनेटली ये रेस शायद यहीं खत्म होती है और हम देखते हैं
कि वुइन एंड जोकर दोनों विनी को बीच में फंसा चुके थे। विनी भी ये देख के समझ जाता है, क्या मैं ऐसे हारने वाला हूँ? सामने से ह्यूग लास्ट टाइम विनी को देख के कहता है, तेरे साथ रेस करके अच्छा लगा, गुड बाय। और उसी वक्त अपना बैक टायर लिफ्ट करके विनी के मुंह पे मारता है। विनी आखिरी मोमेंट पे बस यही सोच रहा था, मैंने यहाँ पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, अपना सब छोड़ दिया। पर एंड में रेस इस तरह से खत्म हुई। बाइक के टायर से विनी का हेलमेट चकनाचूर हो जाता है। इसी बीच विनी के माइंड में बस एक ही थॉट था कि मुझको खुद को प्रूव करना है। विनी बहुत गुस्से में था और कहता है, ये मुझको नहीं रोक सकता, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। विनी पूरी जान से पुश करता है और पलक झपकते ही टीम सबात के बीच से आगे निकल जाता है। बाहर घोस्ट ग्रुप बिल्कुल शॉक था, आखिर विनी ने ये कैसे किया, वो उनके बीच से कैसे बाहर आ गया। जोकर और वुइन दोनों विनी का पीछा करते हैं, पर ह्यूग का टायर पंचर होने के चलते वो वहीं रुक जाता है। आगे वुइन और जोकर बहुत भयानक तरीके से विनी का पीछा कर रहे थे और विनी के पास आते ही वुइन कहता है, जोकर तू इसे रोक, फिनिश लाइन ठीक सामने है, मैं आगे निकलता हूँ। पर विनी वापस आगे निकल के कहता है, नहीं अब बस 300 यार्ड बाकी है, मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता। फिनिश लाइन पर खड़े लड़के उन्हें आता देख नर्वस थे, आखिर रेस कौन जीतने वाला है। सामने विनी बिल्कुल अलग जोन में था और सोचता है, मेरे एडक्टर्स और एबडक्टर्स दोनों आज मैं तब तक यूज करूंगा जब तक मेरे मसल्स फट नहीं जाते। और तेज, और तेज, मुझे और तेज जाना होगा। विनी इतनी रफ्तार में था कि जो कुछ बचा कुचा हेलमेट उसके सर पे था वो भी चकनाचूर होके उड़ जाता है। पीछे वही हैरान था, आज इस रामखोर को क्या हो गया है? क्या आज इसकी सांस नहीं अटक रही? समझ नहीं आ रहा, क्या ये स्टार्टिंग से फुल स्पीड में नहीं जा रहा था? नहीं, लगता है इसने अपनी स्पीड का नया लेवल हासिल किया है। रेस देख के घोस्ट ग्रुप के लड़के हैरान थे, ये मॉन्स्टर है, उसकी हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि वो अकेले तीनों से भिड़ रहा था और उसने फिर वो जैक नाइफ किस तरह झेल लिया। और अब जो उसकी स्पीड है वो सुपर रूकी के साथ रेस करते वक्त भी नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे विनी अपनी बॉडी लिमिट तक पुश कर चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। विनी जैसे अपने बर्जरकर मोड में था और पूरा डीमन बन जाता है। देखते ही देखते सुपरसोनिक स्पीड में विनी रेस जीत जाता है। ह्यूग भी ये रियलाइज करके कहता है, शायद शायद हमने उसे कम समझा। वहीं फिनिश लाइन पे विनी बिल्कुल शांत खड़ा था और आसपास कोच क्रू के लड़के बिल्कुल सदमे में थे। विनी कहता है, पानी लाओ, और एकदम से सारे चिल्लाते हुए आते हैं। इरासाई में से, लेट्स गो विनी, द ग्रेट विनी की जय हो। सारा क्रू पागलों की तरह सेलिब्रेट करता है। दूर बैठा सांगो भी विनी को देख के स्माइल कर रहा था। वेल, तूने खुद को प्रूफ कर ही दिया। दूसरी तरफ विन हेलमेट पटक के कहता है, डैम इट, हे ह्यूग, जब हम उसे ट्रैप कर चुके थे तो तुझे फिनिश लाइन की तरफ भागना था, ये जीत हमारी थी, तूने वो फालतू स्टंट क्यों किया? ह्यूग कहता है, वेल, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? विन चिल्लाता है, क्या? यहाँ हम हार चुके हैं और तुझे पानी की पड़ी है, हरामखोर। ह्यूग कहता है, मुझे जल्दी कुछ पीने को चाहिए, क्यों ना हम लस्सी पीने चले। तभी जोकर कहता है, पर वैसे इसका मतलब क्या हुआ, क्या अब हम इनके चेले हैं? पास खड़े घोस्ट ग्रुप के मेंबर्स अभी भी सेलिब्रेट कर रहे थे और एकदम से कुछ लड़के पैंट उतार के कहते हैं, हाँ हराम करो, आओ और आके हमारी साफ करो, ये तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है। वो इन गुस्से से कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई और ये इतना क्यों उछल रहे हैं? ये तो बस साइड खड़े होके देख रहे थे। क्या कहते हो, क्या इनका यहीं कचूमर बना दे? तभी सांगो आके कहता है, बस करो सब, बहुत हो गया, तुम सबको रूल्स तो याद ही होगा। एंड क्योंकि टीम घोस्ट जीती है तो, पर तभी विनी कहता है, टीम घोस्ट जीती है, क्या घटिया मजाक है। सारे कंफ्यूज थे, व्हाट द हेल, ये क्या बोल रहा है? पर विनी घोस्ट क्रू की जैकेट उतार के कहता है, आज मुझे पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि टीम सबात एंड घोस्ट क्रू में कितना अंतर है। अगर टीम सबात ने ये रेस सीरियसली ली होती तो आज घोस्ट क्रू हार चुका होता। विन, ह्यूग, घोस्ट क्रू सारे कंफ्यूज थे। विनी आगे कहता है, ताकतवर कमजोर को खा जाता है, यही नेचर का रूल है और इसलिए टीम घोस्ट आज से टीम सबात के अंडर काम करेगी। ये सुनते ही घोस्ट क्रू हैरान हो जाता है, क्या क्या हमने सही सुना? एक चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, ओए हरामखोर, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? रेस हमने जीती है तो हम उन्हें ज्वाइन क्यों करेंगे? विनी कहता है, हमने क्या कहा? हमने? तुमने रेस में किया क्या, नंबर बढ़ाने के सिवा? तुमने रेस में क्या किया, बताओ मुझे। मेरी स्ट्रेटेजी में हेल्प करी या टीम वर्क में? एक तो रेस के स्टार्टिंग में ही गिर गया और दूसरा सिर्फ अकेले चलता रहा। इस रेस से एक बात क्लियर हो चुकी है, मेरा तुम लोगों के साथ रेस करना बिल्कुल बेकार है। अगर मैं टीम सबात के साथ रेस करूंगा तो मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, हर तरीके से। पीछे वुइन मुस्कुराते हुए कहता है, आई स्वेयर, इस लड़के का दिमाग सच में खराब है। हालांकि मैं ये पहले से ही जानता था, बट वाओ, बट अब मैं समझ चुका हूँ, तू पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विनी कहता है, वैसे हाँ सही कहा, मैं इस टूर्नामेंट में पैसों के लिए आया था। इतने पैसे एक बारी में कमाने का एक ही जरिया था, लीग ऑफ स्ट्रीट जीतकर, और इसीलिए मैंने हमिंगबर्ड के साथ रेस स्टार्ट करी। पर समय के साथ मुझे रियलाइज हुआ मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। हमारे बीच एक इनविजिबल दीवार थी जो हमें अलग करती है, एक दीवार जो अलग अलग तरीके या हमारे अलग परवरिश से पैदा हुई, दीवार जो मेरे अंदर भेदभाव को लेकर क्रोध था उससे उत्पन्न हुई। बचपन में मुझे लगता था मैं अपनी ताकत से उन लोगों को दबा पाऊंगा जो मुझे नीची नजरों से देखते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं बदला।
कुछ भी नहीं। इन दी एंड एक चीज जो ताकत के ऊपर हमेशा भारी पड़ती वो था पैसा। लेकिन फिर भी मैं पैसों के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे पैसा और जीत उनके साथ चाहिए थी। और जितना हम रेस करते गए मेरे अंदर नफरत उतनी बढ़ती गई। मुझे ये बात हमेशा कल थी कि ये जो जिसे मेरे मुकाबले जीतने की रत्ती भर भी चाह नहीं थी, तो क्यों क्यों उसे मुझसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता। सब सिर्फ उसी की तारीफ करते। एट द एंड मुझे समझ आ चुका था मैं कितना भी ट्राई कर लूं मैं उससे कभी सरपास नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त मुझे एक और बात समझ आई। मैं पहले इस टूर्नामेंट में पैसों के लिए आया था, लेकिन पैसों से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है दुनिया को अपनी वर्थ प्रूव करना। एंड मुझे खुद को प्रूव करना है और इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया। मैंने अपने प्यार को धोखा दिया। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। और अब तुम कह रहे हो कि फाइनल्स में मुझे ऐसी टीम के साथ रेस करनी होगी जिनके अंदर ना जीतने की भूख है, ना कुछ करने का जज्बा, ना कोई टैलेंट। देन ऑनेस्टली दैट्स बुलशिट। एक टीम जिसमें ना ग्रोथ है ना मोटिवेशन, उसे टीम सवाद के अंडर होना चाहिए। और यही सच्चाई है। घोषक्रू के लड़के पागल हो जाते हैं। रामपुर, तो तू हमें दुश्मन के हवाले करना चाहता है। रामपुर धोखेबाज। विनी हंसते हुए कहता है, क्या क्या कहा धोखेबाज? वो तो तुम ही लोग हो ना जिन्होंने अपने पुराने लीडर को एक पल में ही बुला दिया क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ पैसे दिए थे। मैंने ये चॉइस अपने स्किल के दम पर करी है एंड मैं ये दोबारा कहता हूँ, यही है मेरा फाइनल डिसीजन। टीम घोस्ट आज से टीम सवाद के अंडर है। लड़के चिल्लाते हैं, मुंह बंद कर धोखेबाज, हम उन हरामखोरों के अंडर कभी रेस नहीं करने वाले। सारे एक साथ चिल्लाते हैं, मारो इन्हें, इनका ऐसा हाल करो कि फाइनल्स में ये रेस कर ही ना पाए। घोस्ट क्रू को आता देख जोकर भी उन्हें मारने आगे आ जाता है, लेकिन तभी वुइन हंसते हुए कहता है, डैम ये तो बहुत ही मजेदार है, पर माफ करना मुझे एक बड़ा क्रू बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तुम लोग बाढ़ में जा सकते हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। साथ ही विनी के कंधे पे हाथ रख के वुइन कहता है, हमें बस इसकी जरूरत है। तो क्या कहता है ह्यूग? ह्यूग कहता है, पर मुझे तो इसके साथ रेस करनी है, अगर हम एक ही टीम में हुए तो मैं रेस कैसे करूंगा? साथ ही सर को जाके ह्यूग कहता है, वेल एक्चुअली हम फिर भी रेस कर सकते हैं, राइट? विन कहता है, रहने दे, तू मुंह बंद कर और मास्क पहन ले। एंड मैं भी अब थक चुका हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं, इस बारे में कल बात करेंगे। एंड हे लाल खोपड़ी, आजा तेरी वेलकम पार्टी करते हैं। पर विनी उसे इग्नोर करके सांगो से कहता है, हे तुमने कहा था जीतने वाली की टीम को एक और स्पेशल मैच करने को मिलेगा, राइट? सांगो कहता है, हाँ सही कहा। विनी कहता है, ऑल राइट देन, जिस जीनियस की तुम बात कर रहे थे मैं उसे क्रश करके टॉप पर जाऊंगा, तुम देखते रहना। सांगो स्माइल करके कहता है, हाँ बिल्कुल, देखते हैं तू सच में टॉप पर जा पाता है या नहीं। स्ट्रेटेजी, पावर, टेक्निक एंड जीतने का पागलपन, ये टीम देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं अब टूर्नामेंट में क्या धमाका होता है। इसी बीच हम ओवन को स्टेडियम में देखते हैं जो रेस के बाद बुरी तरह थका होता है। ब्लडी हेल, मुझे नहीं लगा था कोरिया में मुझे इतना ट्राई आउट करना पड़ेगा। मुझे कहना होगा तुम एक्चुअली फास्ट हो, सच में तुम ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो? एंड तभी हम देखते हैं जिस शख्स से ओवन रेस कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर 13 था। नेक्स्ट शहर का था एंड सागो सारी बात रियो को बता चुका है। रियो कहता है, क्या क्या तुम सीरियस हो? आखिर वो ऐसे बीच में टीम कैसे बदल सकता है? उसने ये मुझे क्यों नहीं बताया? सांगो कहता है, क्योंकि टीम घोस्ट बिल्कुल बेकार है। मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि टीम सबात की मदद से टीम घोस्ट को चैंपियन बनाया जाए, लेकिन चीजें बिल्कुल बदल चुकी है। रियो कहता है, कम ऑन सांगो, क्या तुम्हें पता भी है मैंने अपना कितना टाइम एंड एफर्ट्स उसमें डाला है? तुमने कैसे उसे उन गुंडों की टीम ज्वाइन करने दी? सांगो कहता है, आखिर तुम विनी के साथ करना क्या चाहते हो? रियो क्रीप स्माइल करके कहता है, तुम्हें पता तो है मैं अपनी साइंस और आर्ट का इस्तेमाल करके इंसान की लिमिट्स को पार करना चाहता हूँ, ताकि दुनिया को पता चल सके मैं कितना महान हूँ। एंड यही तो हमारा प्लान था, याद है? तुम्हें पैसे कमाने हैं एंड मुझे शोहरत। सांगो कहता है, सही कहा, और इसीलिए मुझे लगता है जो भी हुआ वो हमारे लिए बेटर है। यू कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सांगो कहता है, ये टूर्नामेंट एक टीम गेम है, ताकि सोलो उसका टीममेट कौन है ये मैटर करता है। जरा सोचो क्या होगा अगर उसकी टीम डोपिंग करके भी हार जाए, वो तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। सो क्योंकि अब चीज इस तरह हो चुकी है, तो क्यों ना हम भी उन लूजर्स को सपोर्ट करना बंद कर दें और टीम सबात का साथ दें, ये बेस्ट रहेगा। एंड अगर टीम सबात लीग ऑफ सीट जीती है तो हमारे बिजनेस के लिए भी ये बेटर रहेगा। हमारे पास और भी ज्यादा पब्लिसिटी मॉडल्स होंगे। इन बायर्स के पीओवी से देखो तो उनका हम पे भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिसाइड्स जब टीममेट्स विनी के लेवल के होंगे तो ये उसकी ग्रोथ का कैटलिस्ट का काम करेंगे। उसकी ग्रोथ होगी तो उसकी वर्थ भी बढ़ती जाएगी एंड उसकी वर्थ बढ़ना मतलब और ज्यादा पैसा। र्यू कहता है, लेकिन क्या होगा अगर विनी ड्रग लेने से मना कर दे क्योंकि अब उसके पास अच्छे टीममेट्स हैं? सांगो कहता है, वो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये कह के सांगो चला जाता है, पर यू अभी भी हल्का डाउट में था। नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले स्टेडियम का था जहाँ ओवन एंड मॉन्स्टर 13 की रेस चल रही थी। दोनों के बीच टक्कर का मैच चल रहा था। वहीं साइड में ग्यूचान भी खड़ा होकर ये मैच देख रहा होता है और वो सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा मॉन्स्टर ओवन के साथ यहाँ रेस कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा आदमी कोरिया में ये मैच देखने आया है। गेरार्ड मैकमिलन, शेवेल्ले का फाउंडर और डिजाइनर ऑफ 3TT, एक जीनियस इंजीनियर जिसने एरोडायनेमिक का रेवोल्यूशन लाया। समझ नहीं आ रहा ऐसे आदमी को इस रेस में क्या इंटरेस्ट है। वैसे क्या मैं इनका ऑटोग्राफ ले लूं?
वहीं हम गेरार्ड को देखते हैं जो मॉन्स्टर को चीयर कर रहा था। पास खड़ी लाइट कैवल्री की टीम मैनेजर कमिला नेल्सन कहती है, दुनिया में आप इकलौते बॉस हो जो अपने ही स्पॉन्सर्ड एथलीट के अगेंस्ट चीयर कर रहे हो। यही नहीं, वो भी जो अपनी टीम का एस राइडर है उसके अगेंस्ट। गेरार्ड कहता है ओवन का हार महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसे समझ आएगा मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। उस बदतमीज को लगता है कि वो परफेक्ट है एंड उसे मेरे एरो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। कमीला कहती है, पर सर ओवन इस वक्त दुनिया का बेस्ट राइडर है और ये फैक्ट है। विराट कहता है, वेल मैं मानता हूँ वो जीनियस है, पर ये मॉन्स्टर लड़का मुझे नहीं लगा था इस लेवल का राइडर भी कोरिया में मौजूद होगा। तुमने इसे कहाँ से ढूंढा? कमीला कहती है, मेरी इस पे काफी समय से नजर थी क्योंकि मैं लीग ऑफ स्ट्रीट देख रही हूँ और क्योंकि टॉमी चोटिल हो गया हमें एक न्यू मेंबर की जरूरत थी एंड लकीली मेरी नजर मॉन्स्टर पे पड़ी। ये अमेरिकन फुटबॉल टीम में मॉन्स्टर क्वार्टरबैक के नाम से जाना जाता था, मॉन्स्टर 13। एंड जितना मैं इसके बारे में खोजती रही मेरा इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता रहा एंड फिर मैंने ओवन एंड मॉन्स्टर दोनों से बात करी। मॉन्स्टर को जिस दिन कमीला का ईमेल आया मॉन्स्टर बहुत खुश था और फट से यस रिप्लाई कर देता है। कमीला कहती है, मॉन्स्टर एक्चुअली एक डायमंड है, उसके पास न केवल फिजिकल एबिलिटी है बल्कि कैरेक्टर और स्पोर्ट्समैनशिप भी है, वो बहुत रेयर है। गेरार्ड कहता है, हाँ मैं भी ये देख सकता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये मैच कौन जीतेगा। रेस में मॉन्स्टर अपनी पुरानी स्ट्रीट रेस याद करके कहता है, ओवन इस बार मैं जीत कर रहूंगा, ये पिछली बार से अलग होगा। इसी बीच हम रेस से 30 मिनट पहले का सीन देखते हैं। ओवन मॉन्स्टर को देख के कहता है, क्या मैं इससे रेस करने वाला हूँ? व्हाट द हेल, पर मैं तो तुमसे पहले ही रेस कर चुका हूँ, है ना? तुम वही स्प्रिंटर हो ना जो मेरी परछाई भी नहीं छू पाया था, ये बस टाइम वेस्ट है। मॉन्स्टर कहता है, ये रेस तुम्हारी टीम ने सजेस्ट करी है, मैंने नहीं। पीछे ग्यूचान सोचता है, व्हाट द हेल, मॉन्स्टर ने लाइट कैवल्री ज्वाइन करने को हाँ कह दिया और हमारी टीम का क्या होगा? मॉन्स्टर सोच क्या रहा है। तभी ओवन कमीला से कहता है, हे कमीला मैं पहले ही बता रहा हूँ अगर मैंने इसे हरा दिया तो ये रिजेक्टेड है। वापस प्रेजेंट में ओवन सोचता है, वेल मुझे विश्वास है अगर कमीला ने इसे ढूंढा है तो इसमें कुछ तो बात होगी, आई ट्रस्ट हर। उसी वक्त मॉन्स्टर ओवन से आगे निकल जाता है और ये देख गेरार्ड जोर से चीखता है, यस लेट्स गो मॉन्स्टर। लगता है स्टेडियम के अंदर हाई ऑक्टेव इंजन के पास एडवांटेज है। ग्यूचान भी कहता है, फाइनली मॉन्स्टर शायद वार्म अप कर चुका है। यही मोमेंट है जब मॉन्स्टर एकदम खतरनाक हो जाता है। एक बार वो हाई स्पीड गेन करना स्टार्ट कर दे तो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऊपर से स्ट्रेट पाथ पे मॉन्स्टर के 5 से ज्यादा गियर रेसों से कौन मुकाबला कर सकता है? कोई भी नहीं। मॉन्स्टर की रफ्तार देख के ओवन कहता है, डैम आज जब हम स्ट्रीट के बजाय स्टेडियम में रेस कर रहे हैं तो ये अच्छी फाइट दे रहा है। पर खैर अब मेरी बारी है टेबल्स टर्न करने की। अचानक गेरार्ड एंड ग्यूचान दोनों कुछ देख के शॉक हो जाते हैं और ग्यूचान कहता है, वेट, ओवन ट्रैक की टॉप साइड पर राइड कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो उड़ रहा हो। ओवन कहता है, नाइस, यहाँ से नीचे देखने में अच्छा लग रहा है। तू जितना स्प्रिंट करना चाहता है कर सकता है क्योंकि तू एक चील के सामने खरगोश के समान है जिसका शिकार होने वाला हो। ये कहते ही ओवन एयर ड्रॉप लेके भयानक रफ्तार से ट्रैक के अंदर की तरफ आता है। मॉन्स्टर कहता है वो ढलान का इस्तेमाल करके आगे निकल गया। गेरार्ड बताता है ये कोर्स पे डिपेंड करता है बट वेलोड्रोम स्टेडियम में ट्रैक 4 डिग्री से 13 डिग्री तक झुका हुआ है। साथ ही मोड़ पे ये एंगल 23 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये सुनने में भले ही ज्यादा ना लगे पर टूर डे फ्रांस का खतरनाक प्योडे डोम सेक्शन भी सिर्फ 6 से 7 डिग्री तक झुका हुआ है, यानी वेलोड्रोम का ट्रैक एंगल दुनिया के सबसे हाईएस्ट एचसी से भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे एंगल में रेस अप करना साथ साथ खुद का बैलेंस मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। एक्सीलरेशन, टाइमिंग, स्पीड सब परफेक्ट होनी चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम बुरी तरह गिर सकते हो। लेकिन ओवन ने उसका इस्तेमाल इतनी आसानी से करा मानो ये उसके लिए आम बात हो। एक वेलोड्रोम में कुछ अलग करना बहुत मुश्किल है बट फिर भी ओवन ने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया। हरामखोर, उस बदतमीज को देख के मुझे इरिटेशन होती है। कमीला कहती है, शायद अब आपको एडमिट करना चाहिए कि ओवन नाइट एक परफेक्ट जीनियस है। तभी ओवन कहता है, स्टेज 1 एयर रोड। वहीं ग्यूचान कहता है, वेट, क्या वो सच में मॉन्स्टर को हराने वाला है, वो भी स्ट्रेट पाथ पे? दैट्स इम्पॉसिबल। मॉन्स्टर सोच रहा था आज हम वेलोड्रोम में रेस कर रहे हैं एंड मैं हारने वाला हूँ फिर से। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है मैं दुनिया जीत कर रहूंगा। गेरार्ड रेस देख के कहता है, वेल एक्चुअली मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि ओवन एक टाइम ट्रायलिस्ट है और सोलो आगे राइड करना उसकी स्पेशलिटी है। लगता है मॉन्स्टर जो एक स्पेशलिस्ट स्प्रिंटर है वो भी ओवन की बराबरी नहीं कर सकता। कमीला कहती है, पर अगर मॉन्स्टर कोई आर्म स्प्रिंटर होता तो मैं उसका ट्रायल क्यों लेती? गेरार्ड कहता है, ओ तो तुम्हारा मतलब है मॉन्स्टर अभी भी कुछ कर सकता है। यूचन कहता है, वर्ल्ड क्लास बुलशिट, क्योंकि मॉन्स्टर भी वर्ल्ड का बेस्ट बनना चाहता है और वो हर पल खुद से बेटर बनने का ट्राई करता है। मॉन्स्टर सोचता है, मैंने लीग ऑफ स्ट्रीट के लिए दिन रात मेहनत करी है। एंड गाइस, यहाँ मॉन्स्टर बताता है कि वो खरदुंगला पास भी आया था, लेह लद्दाख इंडिया में। यार मॉन्स्टर ने बताया नहीं, वरना भाई से हम सब भी मिल लेते। आगे मॉन्स्टर बताता है, मैंने -4 डिग्री में साइकिलिंग करी एंड 26 माइल अपहिल राइड करने से मेरे खून में रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हुए, यानी मसल्स में और ज्यादा ऑक्सीजन जाने लगा। मैंने हाई एंड लो एल्टीट्यूड दोनों में ट्रेन करा। मॉन्स्टर इंजन ने एक्सट्रीम कोल्ड भी ओवरकम किया
तो अब मैं नहीं रुक सकता। मेरा दिल अब 200 डिग्री पर जोर-जोर से धड़क रहा है। अब जो चीज़ बाकी है, वो है बस इंजन की सिलेंडर्स फायर करना। ये कहते ही मॉन्स्टर खतरनाक पेडलिंग करना स्टार्ट कर देता है। मानो लैम्बोर्गिनी का V12 इंजन 9000 आरपीएम से अपनी टॉप स्पीड पर था। मॉन्स्टर चिल्लाता है, चाहे एयर रेजिस्टेंस हो या कोई और रुकावट, आज मैं सबको चीर के आगे बढ़ूंगा। दुनिया में रिकॉर्ड्स बने हैं ताकि मैं उन्हें तोड़ सकूं। मॉन्स्टर पलक झपकते ही ओवन की बराबरी कर चुका था। ओवन शॉक हो जाता है। वहीं गेरार्ड ये देख के स्माइल करते हुए कहता है, अब मजा आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक पावरफुल मिनोटॉर एंड एक हवा को मूव करने वाले नाइट के बीच में जंग चल रही हो। अमीला कहती है, हम भले ही इंडोर्स रेस कर रहे हो, बट तुम जितना फास्ट जाओगे विंड रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए ओवन जो भी हल्की फुल्की हवा है उसका इस्तेमाल करके तेज रफ्तार से राइड कर रहा है। वो एयर रोड राइड कर रहा है। लेकिन वही मॉन्स्टर अपना खुद का आउटपुट यूज करके ओवन की बराबरी कर रहा है। इट्स क्लियर, मॉन्स्टर को अब हम एक एमेच्योर साइकिलिस्ट नहीं कह सकते। उसी वक्त मॉन्स्टर एकदम से ओवन को पीछे छोड़ देता है। ओवन भी हैरान था और सोचता है, क्या ये सच में वही है? आज ये बिल्कुल अलग ओपोनेंट लग रहा है। तभी ग्यूचान चिल्लाता है, कम ऑन मॉन्स्टर, ये आखिरी लैप है, अपना पूरा जोर लगा दे। दोनों ग्यूचान के बगल से तूफान की तरह गुजरते हैं। कमीला कहती है, मॉन्स्टर की रेस देख के मुझे एंसो फरारी की कही एक बात याद आ रही है, एरोडायनेमिक्स उन लोगों के लिए है जो इंजन नहीं बना सकते। गेरार्ड कहता है, हाँ उसने कहा तो था, बट फिर भी आज उसकी कंपनी करोड़ों रुपए एरोडायनेमिक्स में इन्वेस्ट करती है। एंड ये बात बाकी सभी सुपर कार्स कंपनीज में भी अप्लाई होती है। सब एरोडायनेमिक्स में सैकड़ों रिसर्च करते हैं, एंड मैं भी। पर क्या तुम्हें पता है इंजीनियर्स ने एरोडायनेमिक्स में इतना टाइम एंड एफर्ट क्यों लगाया? क्योंकि एरोडायनेमिक्स एक्चुअली एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। जब बात एयर रेजिस्टेंस की आती है तो जितना पावरफुल तुम्हारा इंजन है एंड तुम जितनी रफ्तार से जाते हो उतनी ही एनर्जी तुम्हें एक्सपेंड करनी पड़ती है। एंड तुम चाहे कितनी भी एनर्जी स्पेंड कर लो, उसके रिटर्न्स बिल्कुल बेकार होते हैं। ये एक अनफेयर डेविल की तरह है। इसी कारण से एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो क्या होगा अगर इतना खतरनाक फैक्टर विंड तुम्हारा साथ दे। उसी वक्त ओवन विंड रीड करना स्टार्ट कर चुका था। कमीला कहती है, सही कहा, तो तुम इनविंसिबल बन जाओगे। एंड यही है द ओवन नाइट। इसी के साथ पलक झपकते ही ओवन मॉन्स्टर को पीछे छोड़ देता है। ओवन को देख के मॉन्स्टर विश्वास ही नहीं कर पाता और सोचता है, क्या रीजन था जो मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग करी। मैं बस चाहता था कि अपनी टीममेट्स के साथ टॉप पर जा सकूं। मेरे लिए वापस मुड़ने जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे बस एक ही चीज आती है और वो है सब कुछ तोड़ के आगे बढ़ना। और यही मैंने अपनी पूरी लाइफ करा है। मैं हूँ मॉन्स्टर 13, मैं हूँ द मॉन्स्टर। एकदम से मॉन्स्टर एक बीच की तरह ट्रेवल करता है और ओवन उसे देख के एकदम शॉक्ड था। गेरार्ड, ग्यूचान, कमीला सबकी सांस अटक चुकी थी। दोनों के बीच एक टक्कर का मुकाबला चल रहा था। ओवन कहता है, ओके मैं मानता हूँ तू अच्छा है, मुझे नहीं लगा था तू मेरी बराबरी कर पाएगा। ये कहते ही ओवन एयर लॉर्ड जीरो मोड में चला जाता है। मॉन्स्टर तुम वो पहले शख्स हो। एंड रेस खत्म करने से पहले ओवन के ये आखिरी शब्द थे। नेक्स्ट सीन रेस के बाद का था। ओवन बुरी तरह थक के लेट जाता है और कहता है, हे क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहोगे? मॉन्स्टर कहता है, नहीं मैं तुम्हें तब तक ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं लेता। ओवन कहता है, ओ ऐसा क्या, फिर तो तुम कभी ज्वाइन नहीं करने वाले। मॉन्स्टर ओवन को मिडिल फिंगर दिखा के चला जाता है। नेक्स्ट सीन जापान का था। एंड पैकिंग करके मोमो को कहती है, ऑलराइट मैंने बाइक फ्रेम पैक कर दिया है एंड बाकी बाइक मैं चाहती हूँ तुम कोरिया में असेंबल करो। टॉम चिल्लाता है, थैंक यू मोमो को, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम जीत के रहेंगे। डीजे रोते हुए कहता है, मोमो को चान काश मैं और समय रुक पाता। डॉम पूछता है, हे जे क्या तुम रेडी हो? जे कहता है, हाँ चलो समय आ गया है कोरिया वापस जाने का। डॉम कहता है, आई गेस अब एक ही चीज बाकी है और वो है इस बिग बॉय को घर लाना। तुम कैसा फील कर रहे हो जे? क्या तुम न्यू फ्रेम में कंफर्टेबल हो? ये कहता है, हाँ मैं भी इसकी आदत डाल रहा हूँ। साथ ही जे अपने हाथों को देखता है जो बुरी तरह कट फट गए थे क्योंकि जे कुछ दिनों से वही ट्रायल वाली ड्रिफ्ट प्रैक्टिस करते हुए बहुत बार गिर चुका था। सेली भी पूछती है, तुम आखिर ऐसी कौन सी प्रैक्टिस कर रहे थे जिससे तुम्हारे हाथों पे इतनी चोट लग गई? तभी पीछे से मास्टर सिमानो कहता है, हे जे सो तुम्हारा न्यू फ्रेम तुम्हें कैसा लग रहा है? ये एक कावासाकी फ्रेम है जिसकी लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी पुरानी बाइक से बिल्कुल अलग है। मोमो को कहती है, हाँ और इसका स्पेशल अलॉय बहुत खास है, सेम तुम्हारे अंकल की बाइक की तरह। पर क्योंकि ये बाइक तुम्हारे लिए कस्टमाइज है इसलिए अब तुम अपने फुल पोटेंशियल पे राइड कर पाओगे। जे कहता है, हाँ मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट जाने से पहले का था। डीजे बाइक का बॉक्स देके कहता है, गाइस ये ठीक रहेगा राइट? मैंने सुना है लोग दूसरों का लगेज चुरा लेते हैं। पिछले साल लगभग 10,000 बाइक्स चोरी हुई थी। सेली कहती है, अबे काली जुबान बस कर, वो कोरिया में होता होगा, यहाँ नहीं। वहीं पास में मोमो को सिमानो से कहती है, ग्रैंडपा क्या आप श्योर हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? सिमानो कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम बाइक की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो। काश मैंने भी उन लड़कों पे इतना ध्यान दिया होता। खैर जाओ मोमोको, मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ जियो जैसे तुम चाहती हो। लाइफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा जियो जो बाद में तुम्हें रिग्रेट ना रहे।
इसी बीच डॉम एंड टीजे जे का इंतजार करते हुए परेशान हो रहे थे। डैम इट, ये जे कहाँ चला गया? और तभी मोमो को बैग लाते हुए चिल्लाती है, गाइस प्लीज रुको। डॉम बैग देख के कहता है, हे मोमो को, तुम्हें इतने सोविनियर्स लाने की क्या जरूरत थी? मोमो-चान कहती है, नहीं नहीं, ये सोविनियर्स नहीं है, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ कोरिया आ रही हूँ। सब शॉक हो जाते हैं, क्या सच में? मोमो को कहती है, हाँ, मैं जे की फाइनल रेस तक बाइक की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, सो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसी बीच हम देखते हैं जे कजुमा से मिलने आया था एंड गुड बाय कहते हुए जे कहता है, आज मैं कोरिया वापस जा रहा हूँ। तभी पीछे से कनिसुरो आके कहती है, जीत कर आना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम दोनों वर्ल्ड स्टेज पे मिलेंगे। कुछ देर बाद जे को देख के डॉम चिल्लाता है, हे कम ऑन मैन, इतनी देर क्यों कर रहा है? चल जल्दी, तू वहां कर क्या रहा था? जे कहता है, नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। मोमो को जाते देख कनिशिरो कहती है, वेल मोमो को भी जा रही है, लगता है यहाँ कुछ टाइम काफी सुना सुना लगने वाला है। और अचानक कजोमा के साइड में क्रोध देख के कनिशिरो कहती है, ओ वाओ, ये क्या, ये तो बहुत क्यूट है। नेक्स्ट सीन कोरिया का था, जहाँ आज मीनू लीग ऑफ स्टेट की मीटिंग अटेंड करने आया है। मिस्टर जांग कहता है, सर आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं ये संभाल सकता था। मीनू कहता है, नहीं, मुझे एक बार तो मीटिंग अटेंड करनी ही थी। उसी वक्त मीटिंग रूम से वही मांजो का दोस्त बाहर आता है और मीनू उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज था। दोनों की नजरें एक दूसरे पे पड़ती है। मिस्टर जांग कहता है, क्या हुआ सर, क्या आप उसे जानते थे? मीनू कहता है, नहीं, पर पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे वो कोई जाना पहचाना था। तभी सामने से एक लेडी मीनू को वेलकम करके कहती है, वेलकम सर, सब आपका ही वेट कर रहे थे, हेड इन। एंड जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने सांगू मीनू को देख के शॉक हो जाता है। मीनू कहता है, आप सबसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है मीनू यून। सामने सांगो सोचता है, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब टैक्योंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप आई थी, लेकिन किसने सोचा था एक हमिंगबर्ड क्रू का मेंबर हमारी कमेटी ज्वाइन करेगा। पता नहीं वो क्या सोच रहा है, बट अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी एक दूसरा मेंबर कहता है, सर आइए आप यहाँ बैठिए। कुछ देर बाद सांगू मीटिंग स्टार्ट करते हुए बताता है, ऑल राइट देन, आज हम लीग ऑफ स्टेट की वापसी रिपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, फाइनल्स में ये 4 टीम्स हैं, टीम हमिंगबर्ड, टीम घोस्ट, मॉन्स्टर क्रू एंड टीम सबात। सभी टीम मेंबर्स की लिस्ट मैं आप सबको भेज चुका हूँ। लिस्ट देख के मीनू शॉक हो जाता है, व्हाट द हेल, विनी होंग का नाम टीम सबात में क्यों है? सारे पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ये क्या हुआ, आखिर विनी का नाम टीम सबात में क्यों है? क्या उसने टीम स्विच कर दी? मीनू भी बहुत कंफ्यूज था, क्या ये गलती से यहाँ लिस्टेड है, ये चल क्या रहा है? मीनू कहता है, आई नो कि ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट नहीं है, बट हम क्या सच में किसी को अलाउ कर सकते हैं कि वो ऐसे टीम स्विच करे? सांगो कहता है, उसने बस टीम स्विच करी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रूल ब्रेक हुआ है, एंड मुझे नहीं पता उसकी पुरानी टीम से क्या प्रॉब्लम है, बट विनी ने टीम स्विच करने के बारे में हमें खुद इन्फॉर्म किया था। विनी टूर्नामेंट में क्वालिफायर राउंड से है एंड उसने फाइनल्स में अपनी जगह खुद बनाई है, तो अब वो किस टीम से फाइनल्स खेलना चाहता है ये उसकी मर्जी होगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। कमेटी के बाकी मेंबर्स भी इस बात से एग्री करते हैं, पर तभी सांगो कहता है, हालांकि एक साइकिलिस्ट है जिसने गेम स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई है एंड वो है हमिंगबर्ड से जेजो। क्या आप लोगों को याद नहीं लास्ट रेस में वो कैसे बीच रेस छोड़ के चला गया था? एक्चुअली वो रेस गिव अप कर चुका था, मतलब जेजो को उसी वक्त डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था। क्या आप सब लोगों को ये नहीं लगता? मैं सबका इस बारे में ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या जेजो को फाइनल्स में डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए? मीनू ये सब सुन के हैरान था। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में जेजो बस अपनी जापान की जर्नी याद कर रहा था, और वहीं साइड में सेली को शांत देख के जे कहता है, हे क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? सेली कहती है, नहीं, मैं बस थोड़ा स्ट्रेस में हूँ क्योंकि एक लड़के ने दूसरी लड़की को नंगा देखा। जे घबराते हुए कहता है, पर वो तो गलती से हुआ। सेली कहती है, ओ अच्छा, तो वो एक्सीडेंट था, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी नजरें तो हटी नहीं रही थी। एक मिनट, तुमने तो अभी तक मुझे भी बिना कपड़ों के नहीं देखा, अपनी गर्लफ्रेंड को। ये बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे सेली जे को नोआ की कई बातें बताते हुए कहती है, मैं बस सुनती रही और कुछ नहीं बोल पाई। इसी बीच पीछे टीजे उन्हें बातें करता देख कहता है, हे डॉम, मुझे लगता है सेली और जे लड़ रहे हैं। डॉम कहता है, नहीं नहीं, ऐसा प्यार में होता रहता है। पर तभी पीछे से मोमो को कहती है, नहीं मुझे पता है, एक्चुअली जे ने नोआ को बिना कपड़ों के देख लिया था, शायद वो दोनों इसी बात पे लड़ रहे हैं। डॉम और टीजे दोनों ये सुन के सदमे में चले जाते हैं। हाँ, क्या कहा तुमने? रामकोट जे, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। किल किल किल, दोनों पागल हो चुके थे एंड एयर हॉस्टेस आके दोनों को शांत करने की ट्राई करती है। इसी बीच जापान में नोआ एंड हैरी दोनों भिखारियों की तरह रोड पे आ चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे कसिनो में गवा दिए। तभी नोआ को ओवन का कॉल आता है एंड फोन उठाते ही नोआ चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, ओवन प्लीज हमें बचा लो, हम बहुत बुरी मुसीबत में हैं। ओवन कहता है, अब क्या हो गया और तुम दोनों हो कहाँ? नोआ बताती है, एक्चुअली हम दोनों अपने सारे पैसे जुए में हार गए। ओवन कहता है, ओ अच्छा, तो ठीक है, तुम दोनों जापान में मजे करो। नेक्स्ट सीन कोरिया का था, जहाँ सेली के डैड घर पे अकेले बैठ के बस रो रहे थे। तभी डोरबेल बजती है एंड डैड भागते हुए जाता है, सेली सेली। सेली को देखते ही डैड गले लगा के कहता है, माय प्रिंसेस, तुम कहाँ चली गई थी? सेली डैड को धक्का देके कहती है, व्हाट द हेल,
आपसे बहुत ज्यादा दारू की बदबू आ रही है। दूर रहो मुझसे, मैं बस दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी। फिर सैली को उदास देख के डैड कहता है, तुम अपने दोस्तों के साथ गई थी तो इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? सैली कहती है, डैड क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं? नेक्स्ट सीन हैरी की बाइक शॉप का था, जो देख के मोमो को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वाओ, यहाँ कितनी सारी किस्म की बाइक्स हैं। हैरी कहती है, हे तुम मोमो को चान हो राइट? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत क्यूट हो। मोमो को भी हैरी को ग्रीट करती है। साथ ही हैरी सैली एंड जे के बारे में पूछती है। टॉम कहता है, वो डायरेक्ट घर चली गई एंड जे को उसके मॉम एंड डैड का कॉल आया था, तो वो भी अपने घर चला गया। हैरी कहती है, ओ आई सी, उनसे मिले काफी समय हो गया।